नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। देखिए दोस्तों, हमारे स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, भले ही चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी टॉपिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोरिलेशन के बारे में। अब कोरिलेशन होता क्या है? देखिए, वैसे तो आप अगर इसे नाम से समझेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ। देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो सहसंबंध गुणांक क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। तो हम बात करें कि देखिए, सहसंबंध का मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक चीजें एक साथ बदलती है। मतलब दो चीजों में जब कोई बदलाव आता है तो उनके बदलाव के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध की जो व्याख्या होती है, उनके बीच में जो रिश्ता है, कैसा संबंध है, पॉजिटिव संबंध है कि नेगेटिव संबंध है कि कोई संबंध नहीं है, जब इस बात को देखा जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सहसंबंध बोलते हैं। तो सहसंबंध का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब दो या दो से अधिक चीजें एक साथ बदलती हैं तो उनके बीच या उनके रिश्ते को सहसंबंध कहते हैं। जैसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के बढ़ने पे आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती है। इसका मतलब कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ेगी। इनके बीच में एक सहसंबंध है कि गर्मी बढ़ेगी तो बिक्री भी बढ़ेगी, गर्मी कम होगी तो बिक्री भी कम होगी। तो ये जो संबंध है, इस संबंध को क्या कहा जाता है, कोरिलेशन कहा जाता है। या परीक्षा पास आने पे तनाव बढ़ना, मतलब अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो परीक्षा जैसे जैसे पास आएगी तनाव बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे भी क्या है, एक संबंध है। इस संबंध को क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। देखिए, ये जो कोरिलेशन है, इस कोरिलेशन का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वो किसने दिया, कैसे, किसने सबसे पहले इस कोरिलेशन को मापा। तो कोरिलेशन में जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है वो कार्ल पियर्सन का माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल, कार्ल पियर्सन ने जो है कोरिलेशन से संबंधित एक फॉर्मूला दिया। तो कार्ल पियर्सन ने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का, कि कार्ल पियर्सन को जाना ही कोरिलेशन के लिए जाता है। अब ये क्या है, देसी समझे, अगर हम बिल्कुल अपनी भाषा में समझे तो इसे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं। मतलब कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं। ये दो चरों के बीच रेखीय संबंध को मापने का सबसे बेस्ट और वैज्ञानिक तरीका है। यहां ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आगे चल के हमारे काम आएगी। दो चरों के बीच रेखीय संबंध को मापने का सबसे बेस्ट और वैज्ञानिक तरीका है, जिसे हम छोटे आर से प्रेजेंट करते हैं। कोरिलेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जो कार्ल पियर्सन ने फॉर्मूला दिया है कोरिलेशन का, ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रेखीय संबंध को मापता है। बस ये केवल रेखीय संबंध को मापता है, ये किसी यू के या उल्टे यू के संबंध को नहीं मापता। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर आपने ये उल्टा यू क्यों बनाया, इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी सिर्फ इतना मापना कि इस तरह के संबंध को नहीं मापता, ये केवल वक्रीय को भी नहीं मापता, ये केवल सीधे रेखीय संबंध को मापता है। और ये इसका बेस्ट और वैज्ञानिक तरीका है, इसे आर से प्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे। तो देखो, कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन है वो हमेशा याद रखिएगा, उसका उत्तर हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगा। इसका मतलब जो रिलेशन होगा या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो कार्ल पियर्सन के जो कोरिलेशन है उसे हमने तीन चीजों से समझाया। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव कोरिलेशन, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है। जब दोनों सहसंबंध एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसे +1 से दर्शाया जाता है। आर का मतलब कोरिलेशन होता है। उसके बाद एक होता है नेगेटिव संबंध। मैंने बताया परीक्षा का तनाव बढ़ता है, पास आती है तो परीक्षा जैसे जैसे पास आती है तनाव बढ़ता है, मतलब एक दूरी कम हो रही है तो एक दूरी तनाव बढ़ रहा है। तो इस सहसंबंध को क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और एक होता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, जब दो चीजों में कोई संबंध ही ना हो। तो जहां पे दो चीजों में कोई संबंध ही ना हो, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, जैसे परीक्षा का पास आने पे गर्मी का बढ़ना, ऐसा कोई सहसंबंध नहीं हो सकता।
मतलब परीक्षा के पास आने पे गर्मी का बढ़ने का क्या सहसंबंध हो सकता है? कोई सहसंबंध नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? जीरो कोरिलेशन है। तो कार्ल पियर्सन में जो आर है, जो कोरिलेशन है, वो या तो -1 होगा या +1 होगा, इनके बीच में होता है, राइट। तो यहाँ पे इससे संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यदि आर का मान +1 है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आर का मान अगर +1 है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे पूर्ण धनात्मक, याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण धनात्मक या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। लेकिन अगर आर का मान नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। और अगर आर का मान 0 है तो इनके बीच में कोई सहसंबंध, रेखीय संबंध नहीं होता है। लेकिन आर, जो कार्ल पियर्सन का जो आर है, जो कोरिलेशन है, उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है, जो आर है, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन, मैंने आपको इससे पहले भी आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया था वहां पे भी मैंने ये बात आपको बताई थी, ओरिजिन का मतलब जोड़ बाकी, इसका जोड़ बाकी और पैमाने, याद रखिएगा, ओरिजिन का मतलब जोड़ बाकी, पैमाने का मतलब स्केल का मतलब गुणा भाग, दोनों के परिवर्तन से पूरी तरह स्वतंत्र है। दोनों के परिवर्तन से ये पूरी तरह स्वतंत्र है। इसका मतलब अगर आप डेटा में कुछ भी जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, आर का मान नहीं बदलता। इसका क्या मतलब है? देखिए, कार्ल पियर्सन का जो आर है, जो कोरिलेशन है, वो क्या है? वो कोई गणना नहीं है। वो क्या है? वो जो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के बीच में जो वेरियांस है, जो वेरियांस है, उसके संबंध को बताता है। अब मान लीजिए कि कोई वेरियांस है, अगर हम दो वेरिएबल में वेरियांस को मीटर में माप रहे हैं, अब मीटर की जगह अगर मैंने हर जगह पे किलोमीटर कर दिया तो क्या फर्क पड़ना है? हर एक बिंदु क्या हो जाएगा? 1000 से गुणा हो जाएगा। तो जो वेरियांस है वो भी 1000 से गुणा होके आएगा। इसका मतलब कि जो आर का मान है वो कभी नहीं बदलता। मतलब यहाँ पे चाहे आप जोड़े चाहे आप घटाएं, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन है वहां पे आर का मान हमेशा फिक्स रहता है, ओरिजिन और स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी एक बात और है, दिशा की समानता। दिशा की समानता क्या है? कार्ल पियर्सन का जो माप है वो सिमेट्रिक माप है। मतलब सिमेट्रिक का मतलब आप इसे समझिए कि इसको सिमेट्रिक माप, ये सममित है। मतलब x का y से जो सहसंबंध है वही y का x से है। गर्मी बढ़ने पे आइसक्रीम की बिक्री बढ़ना और आइसक्रीम की बिक्री बढ़ना मतलब गर्मी बढ़ना, दोनों के बीच में बराबर सहसंबंध होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x का y से संबंध r इंटू एक्स वाई और r इंटू वाई एक्स, दोनों के बीच में समान सहसंबंध होता है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन का जो वेरियांस जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है? कोवेरियांस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब यहाँ पे x और y कैसे निकलते हैं, कोवेरियांस ऑफ x एंड y कैसे निकलते हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको अगर कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन देखना है तो पहले आपको x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। अब x माइनस एक्स बार कैसे निकालेंगे? तो x बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n होता है ना। तो बस उसी फॉर्मूले से पहले x बार निकलेगा, तो x माइनस एक्स बार करेंगे, y माइनस वाई बार करेंगे और अपॉन n करेंगे। इससे जो भी कोवेरियांस आएगा, याद रखिएगा, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे। अब सीधा फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो देखिए, सीधा फॉर्मूला क्या है? x माइनस एक्स बार, राइट, y माइनस वाई बार अपॉन, मैंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर बना देते हैं प्लस माइनस के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए, और y माइनस वाई बार का स्क्वायर, राइट। अपॉन में क्या करना है? अपॉन n, तो यहाँ पे भी तो n होता है, तो ये इसका पहला फॉर्मूला है। अब देखिए, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं दोस्तों। हाँ, वो जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं कुछ एमसीक्यू पैटर्न में, तो वहां पे जो डेटाज हमें गिवन होते हैं उन डेटाज के लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा।
हाँ जी दोस्तों, तो अब देखिए कार्ल पियर्सन का जो वेरियांस है वो क्या बताता है, दो चीजों के बीच में जो परिवर्तन है, वेरियांस है, उसको बताता है। तो यहाँ पे ये नंबर्स के बीच का जो अंतर है वो तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हमें बता देता है कि कितना वेरियांस आया और उनके बीच में क्या संबंध है। लेकिन अगर कोई ऐसा संबंध हो जहां पे नंबर्स ना हो, अब नंबर्स के अलावा भी तो कोई से संबंध हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में जो वेरियांस है उसको कैसे निकाला जाए, जैसे ध्यान से समझना इस बात को। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला केवल नंबरों पे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मान लीजिए हमें ऐसी चीजें नापनी है जहां नंबरों में नहीं बल्कि रैंक हो या गुण हो, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव ना हो। तो क्वालिटेटिव डेटा हो, जैसे सुंदरता हुई, कोई इंसान कितना सुंदर है, कोई कितना ईमानदार है, कोई कौन कितना इंटेलिजेंट है, या किसी सिंगिंग कंपटीशन में जैसे जज का कोई फैसला। अब वहां पे हम रैंक देते हैं जिसे हम पी या आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ऐसे में मान लीजिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और वहां पे दो जज है, जज ए और जज बी। अब उन्होंने तीन लड़कियों को सुंदर दिखने के आधार पर रैंक दी। जज ए ने रैंक दी 1 2 3 और जज बी ने रैंक दी 2 1 3। अब दोनों जो कोई सोच कितनी मिलती है ये नापने के लिए हम रैंक का कोरिलेशन निकालेंगे। बात समझ में आ रही है कि भाई कार्ल पियर्सन तो क्या करेगा, कार्ल पियर्सन तो नंबर के बीच में गर्मी कितनी बड़ी, आइसक्रीम की बिक्री कितनी बड़ी, अब ये नंबर्स में है। तो वो तो हो गया कार्ल पियर्सन। लेकिन अब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला किस पे काम नहीं करता, क्वालिटेटिव डेटा पे, जो रैंक है उस पे काम नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में कार्ल पियर्सन की जगह एक नया सहसंबंध गुणांक हम पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। स्पीयरमैन का जो सहसंबंध गुणांक है वो क्या बोलता है कि हम जो अगर रैंक के बीच में अगर हमें दो चीजों का संबंध देखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है जो आपको पहले समझने की जरूरत है। पहली कंडीशन क्या है, जब रैंक अलग अलग हो, मतलब टाई नहीं हुआ हो। इसका मतलब क्या हुआ, रैंक अलग अलग का होने का मतलब क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया कि पहले जज ने 1 2 3 3 रैंक दी, दूसरे जज ने 1 2 3 3 रैंक दी, राइट, सॉरी 2 3 1 ऐसे रैंक दी। अब इनकी रैंक क्या है, अलग अलग है। अब ऐसे में सहसंबंध मापना बड़ा आसान है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब रैंक अलग अलग हो, मतलब टाई ना हुआ हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, जहां डी क्या है, दोनों जजों की, ये जो डी है दोनों जजों की रैंक का अंतर, मतलब 1 और 2 के बीच का अंतर, और R1 और R2, रैंक 1 और रैंक 2 के बीच का अंतर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो दोनों जज हैं उन्होंने दो या दो से अधिक लोगों को बराबर रैंक दे दी हो, मतलब पहले जज ने भी 1 2 3 दे दी हो, दूसरे जज ने भी जो है वो लेट सपोज 1 3 और 2 दे दी हो। अब यहाँ पे ये रैंक क्या हो गई, बराबर हो गई, दोनों जजों ने सेम रैंक दे दी, तो भी टाई हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, कोरिलेशन कैसे निकाले, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक करेक्शन फैक्टर काम करता है, क्योंकि दोनों की रैंक क्या आ गई है, बराबर आ गई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि करेक्शन फैक्टर क्या काम करता है, कि जहां पे हमें दोनों जजों ने एक ही जैसी रैंक दो लोगों को दे दी हो, ऐसे में अगर हमें सहसंबंध निकालना हो तो हमें करेक्शन फैक्टर जो है वो उसको फॉलो करना पड़ता है। और ये करेक्शन फैक्टर क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है, राइट। अक्सर ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि करेक्शन फैक्टर क्या है। तो देखिए करेक्शन फैक्टर क्या है, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ये m का मतलब क्या हो गया कि दोनों की रैंक क्या सेम है, कहां पे दोनों की रैंक सेम है, उसका स्क्वायर -1 अपॉन 12। ये 12 क्यों होता है, ये यहाँ 12 क्यों आता है, तो याद रखना कि जो वेरियांस का बेसिक फॉर्मूला होता है, वेरियांस निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, वहां पे भी उस बेसिक फॉर्मूला में भी 12 से डिवाइड करते हैं, इसलिए यहां पे भी हमने 12 से डिवाइड किया है। अब करेक्शन अगर एक से ज्यादा हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्या करेंगे, करेक्शन की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ m क्या है, वह संख्या की कोई रैंक कितनी बार रिपीट हुई। ये बात ध्यान रखना है, एक स्पेशल पॉइंट है, ये बात ध्यान रखिएगा
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम में पूछा, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया। आरपीएससी का स्पेशल पॉइंट है कि इसकी सीमा भी एक +1 से +1 के बीच, -1 से +1 के बीच होती है। यदि दोनों जज एक जैसी रैंक देंगे तो R बराबर +1 आएगा, और अगर दोनों जज ने एक जैसी रैंक नहीं दी, अलग अलग रैंक दी, तो मान कुछ और आएगा। लेकिन अगर एक जैसी रैंक दी तो R इज इक्वल टू +1 आएगा। तो दोस्तों ये था, हमने आज कोरिलेशन में सबसे पहला टॉपिक पढ़ा कि कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन में हमने बात करी थी, भाई सिंपल सी बात है, कोरिलेशन का मतलब, तो आपको जो चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है कि सबसे पहले एक तो फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का, एक तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध है। कार्ल पियर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं। एक तो ये सीधी रेखा में होता है, मान +1 या -1 के बीच में होता है, राइट। मान +1 या -1 के बीच में होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि ओरिजिन और स्केल का फर्क नहीं पड़ता, कोई इंपैक्ट नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, इसको छोटे r से दर्शाया जाता है। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला वैज्ञानिक तरीका है, याद रखिएगा, वैज्ञानिक विधि है, सीधी रेखा के लिए होता है, सीधी रेखा, राइट। अच्छा, ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला जो है वो +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, और -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव है, राइट। +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव है, और 0 है तो नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से। मतलब ये थ्योरी में आपसे पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला जो है वो रेखीय संबंध बताता है, ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, +1 +-1 के बीच होता है, सीधी रेखा में होता है, और सिमेट्रिक होता है। मैंने ये भी बताया था कि x ऑन y और y ऑन x दोनों में मान सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये बात जो है वो आपको कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब आता है स्पीयरमैन का। तो स्पीयरमैन का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीयरमैन का जो सहसंबंध है वो क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, स्पीयरमैन का सहसंबंध। तो स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक क्या कहता है? स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि एक तो ये रैंक मापता है, ये क्या मापता है, रैंक मापता है। मतलब रैंक की कंडीशन में जो है वो स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे नंबर हो तो कार्ल पियर्सन, रैंक हो तो स्पीयरमैन। और ये जो रैंक मापता है, जैसे मान लो जज है, जज का निर्णय, राइट। अब यहाँ पे जो रैंक मापता है, तो यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि एक तो होता है कि नो टाई हो, और एक को टाई हो, राइट। अगर नो टाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर टाई हो गया तो करेक्शन फैक्टर काम करेगा, बस ये ध्यान रखना है। अगर टाई हो गया तो करेक्शन फैक्टर काम करेगा। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, m/m² - 1/12। ये 12 जो है बेसिक फॉर्मूले में होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये करेक्शन फैक्टर के लिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, नीचे हमेशा 12 इसीलिए आता है। स्पीयरमैन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक डेटा के लिए काम में आता है। ये बातें जो है वो मैं आपको जो बता रहा हूं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आप एक बार उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। स्पीयरमैन का कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया, रैंक ना हो तो, टाई हो तो, टाई ना हो तो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट देखिए, ये फैक्टर और ध्यान रखना है कि इसकी सीमा भी +1 और -1 के बीच में आती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी सीमा भी क्या आती है, +1 या -1 के बीच में आती है। और अगर दो जज की जो रैंक है वो समान है तो ये +1 में होगी,
अगर दो जज ने रैंक समान दे दी है। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करे। सबसे पहले कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, दूसरा स्पीयरमैन का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे कि अभी तक हमने जो बात करी है वो केवल और केवल बात करी है कार्ल पियर्सन के दो चीजों के बीच में संबंध हो, दो चीजों के बीच में गुणात्मक संबंध हो, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि संबंध केवल दो ही चीजों में हो सकता है संबंध तीन या तीन से ज्यादा चीजों में भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है, जो हम सहसंबंध निकालते हैं उसे बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध कहते हैं। ये तीन या तीन से ज्यादा चरों के लिए निकाला जाता है। जब हमारे पास दो से ज्यादा, मान लीजिए तीन चर हो, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तब हम इनका उपयोग करते हैं। इसका मतलब दो हो तो हमने कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला काम में ले, लेकिन दो से ज्यादा संबंध हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसका उपयोग करते हैं। सहसंबंध है, बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध है। दोस्तों ये भी एक हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आज हमने ये दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसका जो अगला पोर्शन है वो हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।